आज का चैप्टर जो होगा हमारा गद्य खंड से बातचीत, एक निबंध जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। ये जो बातचीत है गद्य विधा में क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये निबंध है। 2 सवाल बन चुके हैं, ध्यान रखना, और 1 सवाल यहाँ से आ सकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है किसी भी चैप्टर का सारांश, याद रखना इन सवालों को। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई राजेंद्र प्रसाद सांखला आप सभी का स्वागत करता हूं इस ताबड़तोड़ मजेदार शानदार सेशन में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर जो होगा हमारा गद्य खंड से बातचीत, एक निबंध जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। प्यारे दोस्तों, मैं जैसा इस सेशन में आप लोगों को बताऊं ना, जैसा मैं समझाऊं वैसा आप लोग करते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। प्रत्येक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, हम लोग आसानी से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक ही सवाल याद रखना है आप लोगों को कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है। एमसीक्यूज पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। तो बातचीत निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। एक सवाल आएगा कि ये जो बातचीत है गद्य विधा में क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये निबंध है। 2 सवाल बन चुके हैं, ध्यान रखना, और 1 सवाल यहां से आ सकता है। ठीक है, तो आज के सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग पता ही होगा, बातचीत निबंध जो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा उसे हम लोग तो पढ़ेंगे। साथ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है किसी भी चैप्टर का सारांश। सीधा सीधा सवाल आता है कि बातचीत निबंध का सारांश लिखना है आप लोगों को, तो सारांश जो प्रत्येक चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोगों को पढ़ना होगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर, और वो भी कैसे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज, जो प्रत्येक चैप्टर की मैं कहता हूं कि जान है कि प्रत्येक चैप्टर का चाहे एमसीक्यूज एग्जाम में आए या नहीं आए, फिर भी हमें एक एक लाइन का सवाल और आंसर बनाना है। क्योंकि यदि वो सवाल हम लोग आसानी से कर लेते हैं ना, तो उस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहता है। क्लियर है? तो करें स्टार्ट। तैयार हैं सभी? रेडी हो? फटाफट जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो। जो स्टूडेंट्स अभी तक जुड़े नहीं है इस सेशन में उनको बुला लो जल्दी से। देखो, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, जहां से आप लोगों को 50 सवाल हल करने होते हैं। अब कौन कौन से सवाल बनते हैं वहां से, तो समझना ध्यान से। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म होता है बेटा, वो कब होता है? 1844 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, तो आप कहेंगे 1844 में। कहां होता है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कहां होता है? इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है। निधन कब होता है बेटा जी? निधन होता है सर जी 1914, याद रखना 1914 ईस्वी में। इसके अलावा और कौन कौन से सवाल बनते हैं एमसीक्यूज? एक सवाल पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के वरिष्ठतम लेखक थे, तो याद रखना भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के वरिष्ठतम लेखक थे, यानी सबसे बड़े लेखक थे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्जागरण काल, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इनके जो माता थी, उनकी माता का नाम था पार्वती देवी, और पिता एक व्यापारी थे, व्यापारी जिनका नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट जी, बेनी प्रसाद भट्ट जी इनके पिता का नाम था। याद रखना इन सवालों को, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, क्या थे? एक व्यापारी थे बेटा जी। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। जन्म कब हुआ? 1844। निधन कब होता है? 1914 ईस्वी में। जन्म कहां होता है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे, और निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, एक सवाल याद रखना कि 1867 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग से एक मिशन स्कूल था जहां से एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। यह सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये वाला आ चुका है ये एग्जाम में। क्लियर है? इनके अलावा
कुछ रचनाएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक तो बड़ा गजब का सवाल है, वो तो ध्यान रखना ही रखना है। क्या इन्होंने 1877 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, जिसका प्रकाशन इन्होंने किया और कितने सालों तक करते रहे? 33 वर्षों तक, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि समस्याओं संबंधित निबंध लिखते रहे। याद रखना, सबसे गजब सवाल आता है कि हिंदी प्रदीप का संपादक कौन थे, कब किया गया? 1877 में। कैसी थी ये? मासिक थी, याद रखना, साप्ताहिक दैनिक नहीं थी, मासिक पत्रिका थी ये। और किसकी सहायता से? भारतेंदु हरिचंद्र जी की सहायता से, हिंदी वर्धनी सभा की सहायता से, क्योंकि हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिचंद्र जी ने। तो उसकी सहायता से इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली थी, जो 33 वर्षों तक चलाते रहे थे इसे। ठीक है, उसके बाद कुछ रचनाएं ध्यान रख लेना। जैसे कि रचनाओं की बात करें, एक तो याद रखना बाल विवाह, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछा गया है। बाल विवाह, एक रहस्य कथा, रहस्य कथा, एक नल दमयंती, नल दमयंती, दमयंती, एक बार देख लेना इसको, वेरी गुड, दमयंती, दमयंती, ठीक है। और एक जैसा काम वैसा परिणाम, एक प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम, याद रखना। ठीक है, ये रचनाएं आप लोग कुछ ध्यान में रखना है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने कहा ना, मैं जैसा कहूं वैसा करना, कोई डाउट नहीं होगा। और सेशन के एंड में बताना कैसा लगा सेशन। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा 1844 ईस्वी में जन्म होता है बाल कृष्ण भट्ट जी का, और 1914 ईस्वी में निधन हो जाता है। जन्म कहां होता है? इलाहाबाद, यूपी में। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी था। पिता एक क्या थे? एक व्यापारी थे। वही बात है, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, और क्या थे वो? व्यापारी थे, ध्यान रखना। जन्म 1844, निधन 1914, इलाहाबाद, यूपी। अब देखो, ये डेट और महीना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख लेना कि 23 जून को जन्म होता है और 20 जुलाई को निधन हो जाता है। ऐसे याद रखना है। ऐसे मत याद रखना कि 23 जून 1944 को जन्म, 20 जुलाई 1914 को निधन, नहीं, ऐसे याद रखो कि 23 जून को, ये तो हमें ईयर तो याद है ही कि 23 जून को जन्म होता है और 20 जुलाई को निधन हो जाता है। तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पढ़ने का एक तरीका होता है बेटा, कैसे याद करें, कैसे हम उसे समझें। तो कैसे याद रखेंगे कि 23 जून को जन्म होता है, 20 जुलाई को निधन। ईयर हमें याद है, 1844 में जन्म होता है, 1914 में निधन हो जाता है। 23 जून और 20 जुलाई ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, एक व्यापारी थे। जन्म कहां होता है? इलाहाबाद, यूपी। ठीक है, 1967 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की, जो मैं बता चुका हूं। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, यानी कि स्टार्ट से इन्होंने संस्कृत सीखना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है? आगे अब देखो, रचनात्मक सक्रिय दिन, भारतेंदु हरिचंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1867 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जो 33 वर्षों तक चलाते रहे। अभी बताया था मैंने, हिंदी वर्धनी सभा भारतेंदु हरिचंद्र जी की प्रेरणा से एक मासिक पत्रिका निकाली थी 1877 ईस्वी में, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, जिसमें वे नियमित रूप से, यानी लगातार, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, साहित्यिक विषयों पर वो निबंध लिखते रहे। निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी बेटा जी, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। समीक्षा क्या होता? आलोचना करना। यानी कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी। और संयोगिता स्वयंवर, जो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था 1886 में, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ये आलोचना क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में गुण और दोष, अच्छाई बुराई दोनों चीजें बताना, उसे कहा जाता है आलोचक, यानी आलोचना। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वो अलग हो गए। देखो, यहां पर मैंने आप लोगों को शॉर्ट में
किस प्रकार से पढ़ना है, फालतू की बातें नहीं पढ़ना। एक बात बताइए मुझे, कोई भी परीक्षा आप लोग दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा में 100% प्राप्त मार्क्स करना जरूरी है या ज्ञानी बनना जरूरी है? तो आप सभी कहेंगे सर जी 100% मार्क्स प्राप्त होना चाहिए। तो बेटा एक लेवल के अनुसार पढ़ो, फालतू चीजें मत पढ़ो। मैंने यहां से फालतू चीजें हटा दी है, वहां से यदि फालतू में कोई सवाल आ भी जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें 100 में से 50 एमसीक्यूज करने होते हैं, वो आराम से हम लोग व्याकरण से और इन सवालों से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। बस आपको तो ध्यान से इस सेशन को शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहना है बस, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना, यानी कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, 1886 में लाला श्रीनिवास जी द्वारा लिखित संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करते हैं। उसके बाद जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निमंत्रण पर हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए उन्हें वहां बुलाया गया, लेकिन थोड़ा सा अनबन हो गया, अच्छा व्यवहार न होने पर वो वहां से अलग हो जाते हैं। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां टिक कर रहा हूं ध्यान रखना। नाटक है, यहाँ पे वेनिसनहार याद रख लेना, शिशुपाल वध याद रखना, नल दमयंती या दमंती स्वयंवर याद रखना, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये महत्वपूर्ण। यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण की मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ पे 100% कहूं तो नंबर 1 सो अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, शिक्षादान, ठीक है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न है उनका, जैसा काम वैसा परिणाम, जो मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा काम वैसा परिणाम। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं यहां तक क्लियर होगा आप लोग। तो इनको ऐसे याद रखना है, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान, उपन्यास 3 है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, ठीक है। फिर नाटक याद रखना है, नाटक में बाल विवाह, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, ठीक है, नल दमयंती, बस ये 4 याद रख लो, काफी है। जैसा काम वैसा परिणाम एक प्रश्न है। 1000 से अधिक निबंध लिखे थे, 100 से ऊपर महत्वपूर्ण थे, बट निबंधावली में, निबंधमाला में 2 खंडों में प्रकाशित है। अब इनको सर जी कैसे याद रखें? तो ऐसे ऐसे देखो, एक रफ कार्य, एक रफ नोटबुक निकालना, उसमें लिखना, बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत एक निबंध लिखा था, बता चुका हूं कैसे सवाल आएगा। निबंध कब? अरे 23 जून को जन्म होता है और 20 जुलाई को निधन हो जाता है। जन्म कब होता है? 1844 ईस्वी में। निधन कब होता है? 1914 ईस्वी में। जन्म कहाँ होता है? इलाहाबाद, इलाहाबाद यूपी में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। लिख लिया? ऐसे लिखो बार बार किसी चीज को, फिर मन मन में गुनगुनाओ उसे। उसके बाद करें, माता का नाम क्या था? सर जी पार्वती देवी था। पिता का नाम क्या था? सर जी बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट जी इनके पिता का नाम था, जो क्या थे सर जी? एक व्यापारी थे। क्लियर है? उसके बाद संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सन याद रखना कि 1867 ईस्वी में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। कहां से पास की? प्रयाग के मिशन स्कूल से। प्रयाग में एक मिशन स्कूल था, वहां से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की थी। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद याद रखना है आप लोगों को कि इन्होंने 1877 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका है जिसका नाम था, मासिक याद रखना, मासिक जिसका नाम था हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। किसकी प्रेरणा से? हिंदी प्रदीप। किसकी प्रेरणा से भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से, हिंदी वर्धनी सभा की ओर से, हिंदी वर्धनी सभा की ओर से एक पत्रिका निकाल दी, जिसे उन्होंने उसे 23 साल तक, कितने साल तक? 33 साल तक सामाजिक, राजनीतिक
आर्थिक आदि से संबंधित निबंध लिखते रहे नियमित रूप से। बंद नहीं किया बेटा 33 साल तक। क्लियर है? उसके बाद ऐसे 1881 ईस्वी में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण क्या करते हैं, समीक्षा आलोचना करते हैं। फिर 1886 में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करते हैं। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करते हैं। संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करते हैं। आपसे पूछा जाएगा संयोगिता स्वयंवर के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास। फिर काशी आमंत्रित भी किए गए, किसके संपादन के लिए, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए। हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए उन्हें बुलाया गया था। आमंत्रित किसने किया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा आमंत्रित भी किए गए। लेकिन अच्छा व्यवहार यानी बनी नहीं किसी प्रकार से, तो वो वहां से अलग हो जाते हैं। क्लियर है? उम्मीद कर सकता हूं। अब कुछ रचनाएं ध्यान रख लेना। एक तो क्या, एक तो याद रखना रहस्य कथा, याद रखना रहस्य कथा, रहस्य कथा। एक क्या याद रखोगे आप लोग, रहस्य कथा हो गया। इसके साथ साथ में सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान, एक सुजान। एक याद रखना नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी। ये तीन इनके उपन्यास याद रख लेना, बस क्लियर है आप लोगों को। ये तीन क्या है इनके, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, उपन्यास है। ये तीनों के तीनों उपन्यास है, ऐसे याद रखो। रहस्य कथा, सो अजान, एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। क्लियर है? उसके बाद कुछ नाटक भी याद रखने हैं आप लोगों को, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो है शिक्षादान, शिक्षादान। एक है बाल विवाह, बाल विवाह। एक है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। एक है नल दमयंती, नल दमयंती। ठीक है। एक प्रहसन भी है इनका, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। ये ध्यान रखना है। 1000 से अधिक निबंध लिखे थे सर जी, लेकिन 100 से अधिक ही प्रसिद्ध रहे थे, यानी अत्यधिक व्याख्या प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। लेकिन इनका जो सब कुछ मिलता है वो किस में मिलता है, बट निबंध माला में। बट निबंध माला कितने भागों में प्रकाशित हुई, 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। अब तक मैंने जो पढ़ाया वो सब यहाँ लिख दिया है। अब इसको मनी मन में ऐसे घुमाओ, एक रफ कॉपी ले लेना ऐसे। 23 जून को जन्म होता है, 20 जुलाई को निधन हो जाता है। 1844 1914 जन्म होता है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता का नाम पार्वती, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट जी था। पिता एक व्यापारी थे। एंट्रेंस की परीक्षा कब पास की, 1867 में। फिर सन याद रखो, 1867 में एंट्रेंस परीक्षा। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की थी, यानी वेदों की समीक्षा की थी। 1886 में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी। 1877 में मासिक पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन करवाया था। बस हो गया। एक यदि गलती से भूल भी जाओ ना, अलग से लिख लो उसको ऐसे कि भाई 1844 में जन्म होता है, 1914 में निधन हो जाता है। फिर 1867 में एंट्रेंस परीक्षा पास करते हैं। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा करते हैं। 1886 में आलोचना करते हैं किसकी, संयोगिता स्वयंवर की। उसके बाद 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। 6 सन याद रखने हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा बेटा जी। इसलिए मैंने कहा था शुरू से लेकर अंत तक ना हलवा बन जाएगा, हलवा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, अब कुछ सवाल यहां से भी आएंगे, अंडरलाइन कर दूंगा मैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, बता चुका हूं किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग, पहले ही बता चुका हूं। स्वयं भारतेंदु युग, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, राधाचरण गोस्वामी, ये सारे के सारे कौन थे, भारतेंदु युग के लेखक ही थे बेटा जी।
आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा भारतेंदु युग का लेखक नहीं है, तो याद रख लेना भारतेंदु हरिचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन जी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन पूरा नाम है। ठीक है, वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं। साहित्य केवल कल्पना विलास मनोरंजन की वस्तु, ये कथन याद रखना। साहित्य को इन्होंने क्या कहा, ये कथन 100% आ सकता है कि जन समूह के हृदय का विकास। आपके में इसमें दे रखा जन समूह के चित्त के विकास, आप याद रखना जन समूह के हृदय का विकास या चित्त का विकास, इतना याद रख लेना काफी है। पूछा जा सकता है यह कथन किसका है, तो आपको बताना होगा बेटा जी। क्लियर है। जन संस्कृति के विकास प्रभा का मूर्त वांग में उपादान है जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। यह बोध पूर्ण प्रदान मान्यता भारतेंदु की साहित्य, छोड़ देना बस यहाँ पे पूरी एक ये लाइन याद रखनी और कुछ भी नहीं। क्या याद रखना है, भारतेंदु के लेखक थे, वरिष्ठतम सबसे बड़े, जन समूह के चित्त का विकास या हृदय, चित्त यानी हृदय होता है, हृदय का विकास, बस इतना ही ध्यान रखना। साहित्य के बारे में बहुत अच्छा कथन कहा है इन्होंने। नेक्स्ट, गद्यकार थे, वो तो निबंध लिखेंगे तो गद्यकार ही होंगे, पद्यकार तो हो नहीं सकते। हिंदी प्रदीप पूरे अधूरे नाटक लिखिए, प्रहसन लिखिए, ठीक है, निबंध की उनकी अपनी विधा थी, उनका अभिप्राय सौदेश्य लेखन पूरी शक्ति सामर्थ्य है, वैभव के साथ प्रकट हुआ, सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, ये याद रखना कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्वस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। पूछा जा सकता है आपसे ऐसे कि 1 नंबर का सवाल आ जाए, 2 नंबर का सवाल आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस, इन्होंने निबंध तो लिखे थे जमकर, सामाजिक समस्याओं पर, सामयिक समस्याओं पर तो लिखे थे, लेकिन कौन कौन से विषय थे, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, ठीक है, किसानों की दुर्व्यवस्था, देश सेवा, अंधविश्वास, सुशिक्षितों की में परिवर्तन, ऐसी विषयों पर बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। याद रखना, पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट जी को एडिसन और स्टील किसने कहा या किसने संज्ञा दी, तो आप याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, याद रखना। प्रस्तुत निबंध, प्रस्तुत क्या है, बातचीत, जो शीर्षक है वो क्या है, निबंध है गद्य विधा में। व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज पुष्ट और प्रमाणित करता है। अब देखो यहाँ पे भाई और जो महत्वपूर्ण सवाल है, एक तो याद रखना भट्ट जी को एडिशन एवं स्टील, एडिशन और स्टील की संज्ञा कितनी थी। ये अंग्रेजी के साहित्यकार थे, जैसे हिंदी के साहित्यकार हमारे बाल के, ऐसे ये संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये सवाल आ सकता है, रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरी बात, एक कथन याद रखना इनका, साहित्य के बारे में इन्होंने क्या कहा, साहित्य क्या है, जन समूह के चित्त यानी कि हृदय का विकास, बस और कुछ भी याद मत रखना, बस ये ध्यान रखना ये लाइन। भारतेंदु युग के कवि थे, पहले ही बता चुका हूं, भारतेंदु युग के कवि थे, वरिष्ठतम सबसे बड़े। इसके अलावा और कौन कौन थे भारतेंदु के लेखक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आ भी जाए तो गलती से, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। कैसे सवाल आएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा लेखक, राधाचरण गोस्वामी कौन सा लेखक भारतीय युग का नहीं है। अब इन्होंने सामयिक समस्याओं पे लिखा। सामयिक समस्याओं में क्या आती है, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, हाँ, सुशिक्षितों में परिवर्तन, किसानों की दुर्व्यवस्था आदि विषयों पर इन्होंने जमकर लिखा है। 1000 से अधिक निबंध लिखे जो हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, लगभग 100, जो भट्ट निबंध माला में 2 भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। ये थे हमारे, यहां तक तो हमने जीवन परिचय एवं साहित्य को उपलब्धि पढ़ा, जहां से लेखक के बारे में पूछा जाता है, कहां से एमसीक्यू जाता है। और फिर भी याद नहीं होना बेटा, तो जो कथन में, जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान सुनना, शिक्षा वह हथियार है मेरे दोस्त, शिक्षा वह हथियार है मेरे दोस्त जो हर हालात को बदल सकता है।
शिक्षा वह हथियार है मेरे दोस्त जो हर हालात को बदल सकता है। पढ़ाई बोझ नहीं होती है, पढ़ाई बोझ नहीं होती है, वह तो भविष्य की तैयारी होती है मेरे दोस्त, वह तो भविष्य की तैयारी होती है मेरे दोस्त। अब आपको लगता है कि मुझसे याद नहीं होता, मैं कैसे याद करूं, पढ़ करके भूल जाता हूं, तो ऐसे पढ़ना, ऐसे जैसे मैंने बिना देखे लिखा है इसे 2-3 बार, ऐसे आप बिना देखे लिखना। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप भूल जाओ। ध्यान से, अच्छे से, ठीक है। हाँ, चलो अब ये कुछ शब्दार्थ हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ले आया यहां से। एक तो ये पुण्यहावाचन, पुण्यहावाचन ये याद रखना है, एक नांदी पाठ याद रखना है बस, और तो इनको पढ़ लेना बस, ये फालतू के नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। अब है हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है पाठ का सारांश। सीधा सीधा आएगा कि बातचीत निबंध का सारांश लिखिए। पैराग्राफ मत लिख देना, यदि नंबर फुल चाहते हो तो ऐसे पॉइंटों में लिखना। अब पॉइंटों में ऐसा नहीं है पॉइंट बनाओ मैंने जो बनाया वो, अब मैंने जो लिखा है उसमें से 2-2 3-3 लाइनें भी आपको याद होती हैं, काफी है, और अपने मन से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बस शब्दों का ध्यान रखना कितने शब्दों में वो लिखवा रहा है। अब देखिए ऐसे स्टार्ट करेंगे पाठ का। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत मानवीय गुणों में वाक शक्ति के महत्व, इसके विभिन्न स्वरूप पर प्रकाश डालता है। इस पाठ का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं समझा जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि इस निबंध में किसके बारे में बताया गया, वाक शक्ति के रूप में। जैसे कि मान लो आप बोल करके सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बोल करके सामने वाले को समझाने की कोशिश करें, आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, वाक शक्ति तो है। यदि हम बोल नहीं सकते थे तो हम गूंगे होते, गूंगे होते, तुम्हें पता है क्या होता है, आजकल जमाना बहुत गंदा है यार। तो वाक शक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। बातचीत, बातचीत से क्या होता है, बातचीत से लोगों के मन में जो गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे विचार वो सब बाहर निकल जाते हैं। मवाद और धुआं के रूप में बताया गया यहाँ पे कि बातचीत से क्या निकल जाता है, मवाद और धुआं निकल जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है ये, धुआं निकल जाता है, ठीक है। हाँ, बात से क्या, मवाद और धुआं निकल जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात, हाँ, एडिसन ने कहा है, अभी लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था बाल कृष्ण भट्ट जी को एडिसन और स्टील की संज्ञा दी थी, अंग्रेजी साहित्यकार जो थे। एडिसन ने कहा कि सिर्फ बातचीत जो होती है वो दो व्यक्तियों के मध्य होती है, वही असली एक वास्तविकता में बातचीत होती है, ये कथन भी याद रखना। पहला, वाक शक्ति का महत्व, यानी कि वाक शक्ति का, बोलने का महत्व क्या है, वाक यानी बोलना, वाक शक्ति का महत्व क्या है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो मानव जीवन दिया है ना, उसमें सबसे ज्यादा और भी बहुत चीजें हैं दी है, उसके साथ में वाक शक्ति की, बोलने की ताकत भी जो दी है हमें। देखो, लेखक का मानना है कि ईश्वर द्वारा दी गई शक्तियों में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात तो सही है, यदि मनुष्य में यह शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि गूंगी होती और मूक प्रतीत होती। मूक यानी गूंगी, लोग एक कोने में बैठे होते और अपने सुख दुख का अनुभव एक दूसरे से साझा नहीं कर पाते। बात तो सही है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है बेटा, कि वाक शक्ति का महत्व क्या है, कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति क्या है, वाक शक्ति। यदि भगवान ने हमें ये वाक शक्ति, बोलने की ताकत नहीं देते तो हम गूंगे पड़े रहते एक कोने में, एक दूसरे से क्या दुख सुख नहीं बांट सकते थे। बस पहला पॉइंट, और ये 2-3 लाइनें आप लोग लिख देना। हो जाएगा, उम्मीद करता हूं कर लोगे आप इसे। बातचीत बनाम भाषण, यानी बातचीत और भाषण, बनाम यानी एक दूसरे कहते हैं ना, भारत बनाम आयरलैंड मैच, भाषण क्या होता है, स्पीच देना। देखो, भट्ट जी स्पीच यानी कि भाषण और बातचीत में अंतर स्पष्ट करते हैं। यहां स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश पैदा करना, तालियां बटोरना होता है। यानी स्पीच से क्या होता है कि जो स्पीच दे रहा है, जो भाषण दे रहा है, उसका एक ही उद्देश्य होता है, केवल जोश पैदा करना सामने वाले लोगों में और तालियां बटोरना, ये होती है स्पीच, भाषण। वही घरेलू बातचीत मन रमाने का एक सहज ढंग है। मन रमना यानी कि बातचीत आपस में हम लोग करते हैं, दुख सुख की बातें करते हैं तो हमारा मन अच्छा लगता है, अरे यार आज बहुत अच्छा लगा मुझे आपस में बातचीत करके। लेकिन ये नालायक मोबाइल आ गया ना, आज तक सब कुछ नष्ट कर दिया है। बातचीत में वह औपचारिकता
यानी फॉर्मेलिटी, औपचारिकता क्या होता है? फॉर्मेलिटी। और संजीदगी नहीं होती है, यानी बातचीत में ये औपचारिकता और फॉर्मेलिटी नहीं होती है जो मंच पर दिए जाने वाले भाषणों में होती। इन्होंने बातचीत में और भाषण में क्या अंतर बताया कि भाषण देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका एक उद्देश्य होता है, सामने वाले जो बैठे हुए हैं ना उनमें जोश उत्पन्न कर देना और तालियां बजवाना, बटोरना, बस यही एक उद्देश्य है। लेकिन बातचीत क्या होता है? मन रम जाता है, आनंद आ जाता है, दुख सुख की बातें कर लेते हैं, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, फॉर्मेलिटी नहीं होती है। ये अंतर ध्यान रखना, 1 नंबर 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। याद रखना, मैं जो कह रहा हूं वहां से सवाल आएगा, 101% बाहर नहीं जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल अलग से आ सकता है, लेकिन ये सारांश में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले तो क्या क्या? वाक शक्ति का महत्व, पहला पॉइंट। दूसरा, भाषण और बातचीत में अंतर, दूसरा पॉइंट। तीसरा बात क्या है? बातचीत के लाभ और विद्वानों के मत। बातचीत के लाभ क्या है और विद्वानों के मत क्या है? हल्कापन, जिस तरह शरीर में जमा हुआ धुआं मवाद भाप बनकर निकल जाता है, वैसे ही बातचीत से मन का भारीपन दूर होता है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। बात तो सही है। आपकी हल्कापन कैसा होता है? आपके दिल में कोई दुख बैठा हुआ है, सामने वाले को बता दो, हल्कापन महसूस होता है, सीधी सी बात। बेन जॉनसन का मत क्या है? उनका मानना है कि बोलने से ही मनुष्य की वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य की वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा? बेन जॉनसन ने। यानी वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है बातचीत करने से, बेन जॉनसन ने कहा है। एडिसन ने क्या कहा? एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में के बीच संभव है, क्योंकि तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते। बात तो सही है। इन 2 आदमी आपस में बैठते हैं ना तो अच्छी, मतलब इसका मतलब है अच्छी दोस्ती है दोनों में, और अपने दुख सुख बांट सकते। तीसरा कोई नालायक आ गया तो फिर वो दूसरी बातें करने लग जाएंगे। तो हमने क्या किया? तीसरा पॉइंट क्या बनाया? बातचीत के लाभ क्या है और विद्वानों के मत। पहला पॉइंट क्या था? याद करो जल्दी से, वाक शक्ति का महत्व। दूसरा पॉइंट क्या था? बातचीत बनाम भाषण में अंतर। तीसरा पॉइंट क्या बनाया हम लोगों ने? बातचीत के लाभ और विद्वानों के मत। लाभ क्या है? हल्कापन, यानी बातचीत करते हैं तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है और मन हल्का हो जाता है, दुख बहुत कम हो जाता है। अपने शब्दों में लिख दो। बेन जॉनसन ने क्या कहा कि वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है बातचीत करने से, वास्तविक रूप का साक्षात्कार। एडिसन ने क्या कहा कि असल में जो बातचीत होती है ना, वो 2 व्यक्तियों के मध्य होती है, 2 व्यक्तियों के मध्य होती है, जिसमें वो अपने दुख सुख के बारे में बता सकते हैं। ऐसा किसने कहा? एडिसन ने कहा। बेटा किसने कहा? एडिसन ने कहा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नेक्स्ट, बातचीत के विभिन्न प्रकार। 3-4 व्यक्ति, 3 लोगों की बातचीत अनूठी अंगूठी में नग्न की तरह होती है। अंगूठी में नग्न होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। जबकि 4 लोगों में केवल औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी रह जाती है। 4 से अधिक बात को लेकर राम रमोल कहा जाता है, टाइम पास करना। राम रमोल क्या होता है? टाइम पास करना। जैसे बस में बैठे हैं 4-5 व्यक्ति बहुत सारे और राम रमोल हो गया, यानी क्या? मजाक करना, टाइम पास करना जिसे हम लोग कहते हैं। वर्गानुसार बातचीत, बूढ़े लोग जमाने की शिकायत करते हैं और पुराने समय की प्रशंसा करते हैं। बात तो सही है, बूढ़े लोग हमेशा पुराने समय की प्रशंसा करेंगे, अब के समय की बुराई करेंगे। सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ता है। सहेली आपस में बात करती है तो आनंद आता है, मजा आता है। विद्यार्थी अक्सर अपने गुरु और सहपाठियों की चर्चा करते हैं। बात तो सही है। ध्यान रखना, वर्ग के अनुसार बातचीत। बूढ़े लोग जो होते हैं पुराने समय की प्रशंसा करेंगे, इस समय की बुराइयां करते हैं। सहेलियां बातें करती हैं तो रस का आनंद उमड़ता है, और विद्यार्थी करता है तो सहपाठियों की बातचीत करेगा और अपने गुरुओं की बातचीत करेगा। और फिर हमने 3-4 व्यक्तियों में बातचीत का मतलब क्या बताया कि 3 व्यक्ति करते हैं तो अंगूठी में नगन की तरह होता है। 4 लोग बातचीत करते हैं तो केवल फॉर्मेलिटी रह जाती है, और 4 से अधिक होते हैं तो राम रमोवल होता है, टाइम पास करना होता है। ये सवाल आ सकता है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन आएगा, 2 नंबर का सवाल आएगा, ध्यान रखना, गलती मत करना, आएगा। यूरोप के लोगों में बातचीत की एक विशेष कला है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहा जाता है। इसमें ऐसी चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि सुनने वालों को सुख मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन यूरोप में सर्वाधिक प्रचलित एक विशेष कला है जिसमें चतुराई के साथ में किसी विषय का प्रसंग को छेड़ देते हैं
जिससे हमेशा सुख मिलता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए जिससे सामने वाले को आनंद मिले, सुख मिले, उसे कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। जो कहाँ चलता है? यूरोप में ज्यादा प्रसिद्ध है ये आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, जिसे सुख मिलता है चतुराई के साथ। देखो, आपको किसी बात को कहने का एक जरिया होता है, एक समय मिलता है। आप उस बात को चतुराई से कह दो किसी के सामने, तो कहें यार कितना अच्छा, यार कितना अच्छा भाषण देता है, कितनी अच्छी बातचीत करता है, यार मजा आ गया आज तो वो कहाँ है? यूरोप में, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, याद रखना। ठीक है। हाँ, सबसे उत्तम तरीका, लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वह शक्ति पैदा करना है जिसमें मनुष्य को स्वयं से बात, यानी कि जब भी आप लोगों को ऐसा लगे ना कि यार कुछ डर सा मुझे महसूस लग रहा है, ये होगा नहीं होगा, याद होगा नहीं होगा, मैं पास होगा नहीं होगा, ऐसा लगे ना, तो स्वयं से बात करना, वार्तालाप करना। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, मैं करना, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं अब क्या कर रहा हूं। रात को 10 मिनट ऐसे कर लो ना, स्वयं से बात। सच बता रहा हूं, कभी भी आप असफल नहीं होंगे, हमेशा सफलता प्राप्त करो। एक बार सफलता का स्वाद चख लिया ना, सच बताऊं, आप कभी असफल हो ही नहीं सकते, सफलता ही प्राप्त करोगे। हमारी आंतरिक मनोवृत्ति एक ऐसा आईना है, एक ऐसा शीशा दर्पण है जहां हम संसार के हर रूप को देख सकते हैं। यदि हम अपनी जीवा को वश में कर ले, जीव को, तो मौन रहकर स्वयं से बात करना सीख लें, तो क्रोध और शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं और परमार्थ का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। बात तो सही है। यदि इंसान, कहते हैं ना, इंसान को हमेशा कम बोलना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, वही बात यहां है। यदि ये लप लप जो जीव करती है ना, जीव्या, ये हमारे वश में रही, तो हम शत्रुओं से, क्रोधी मनुष्य से, राजाओं के हृदय पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही बात है, कम सोना, कम बोलना, कम खाना। जैसे आपके जीव बस में है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं इंसान को सुबह सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए। बहुत सारे नालायक लोग नहीं उठते हैं। अब वो उनके बस में ही नहीं है तो आप सोचो वो कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लग सकता। वो बात अलग है कि गॉड गिफ्टेड है, बहुत कुछ चीजें उसके पास। निबंध का निचोड़ क्या है? अब ये देखो, ये बात की है, ये निचोड़ अलग है। अब देखो, ये था हमारा सारांश। अब जरूर नहीं आप पूरा का पूरा लिखो, आपको पॉइंट ध्यान रखना। ये सबसे उत्तम तरीका, बातचीत के विभिन्न प्रकार, बातचीत के लाभ और विद्वानों के मत, और बातचीत बनाम भाषण, और पाठ का सार, वाक शक्ति का महत्व। अब देखो इसको कैसे समझना है, मैं इसको समझा देता हूं आपको कैसे लिखना है। देखो देखो इधर, बातचीत का हमें सारांश लिखना है। क्या लिखना है? सारांश। पहले तो ये लिखो कि बातचीत निबंध किसने लिखा, तो लिख देना भारतीय युग के वरिष्ठतम लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित बातचीत का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है। इसमें लेखक ने वाक शक्ति के बारे में लिखना, ये वाक शक्ति के बारे में बताया है। पहला पॉइंट बताओ क्या था? वाक शक्ति का महत्व। वाक शक्ति का महत्व, वाक शक्ति का महत्व, महत्व, महत्व। ठीक है। अब वाक शक्ति का महत्व में क्या लिखेंगे कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है वाक शक्ति। यदि वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की ताकत नहीं होती, तो हम लोग गूंगे होते और एक साइड में पड़े रहते और एक दूसरे सुख दुख का अनुभव नहीं करते। समझ में आया? पॉइंट, छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ऐसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त वाक शक्ति यानी कि बोलने की ताकत। क्वेश्चन लिख देना, बोलने की ताकत, ताकत। और यदि ये भगवान नहीं दी होती तो हम लोग क्या होते? गूंगे होते, पूरी सृष्टि, और एक दूसरे दुख सुख नहीं बता पाते। दूसरा पॉइंट क्या बनाया हम लोगों ने? दूसरा, बातचीत बनाम, बातचीत बनाम भाषण। भाषण को क्या कहा गया? स्पीच। भाषण देने वाले का मतलब क्या होता है? सामने वाले बैठे लोगों में जोश उत्पन्न करना और तालियां बटोरना, बस ये काम है। बातचीत से क्या होता है? बातचीत से क्या होता है? सुख दुख हम लोग बांट सकते हैं। हमारा कहते हैं ना कि चित्त प्रसन्न हो जाता है।
चित्त खुश हो जाता है। ध्यान रखना, इन चीजों को गलती मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसमें ऐसा होता है, इसमें बिल्कुल भी क्या होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। एक दूसरे से दुख सुख की बातें हम लोग, चित्त प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। कर लोगे। फिर उसके बाद बातचीत के लाभ और विद्वानों के मत। विद्वानों में किसका, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, याद है क्या, कि बातचीत से वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तविक रूप का साक्षात्कार। और फिर भी गलती से आप लिखो ना ऐसे बिना देखे, तो आपको लगे यार मैं भूल गया थोड़ा सा, वापस पीडीएफ ओपन करना, ऐसे ऐसे वापस पीडीएफ ओपन करना, ऐसे वापस पीडीएफ ओपन करना और फिर यहां पे देख लेना वास्तविक रूप का अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडिसन का पता, ये बार बार कह रहा हूं, असल में बातचीत दो व्यक्तियों के मध्य होती है, जिसमें हम लोग दुख सुख की बातें कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट हमने क्या बनाया था, तीसरा पॉइंट हमने बनाया था कि वर्गानुसार बातचीत के प्रकार, बातचीत के प्रकार, जिसमें पहला क्या था, बूढ़े लोग तो क्या करते हैं, बूढ़े लोग, बूढ़े लोग क्या करते हैं बेटा, बूढ़े लोग क्या करते हैं, इस समय की तो बुराई करते हैं और पुराने समय की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और सहेलियों के बारे में बात करें तो सहेलियां क्या करती हैं बेटा, सहेलियां रस उमड़ता है। विद्यार्थी क्या करते हैं बेटा, विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या करते हैं, जिसमें गुरुओं की बातें चर्चा करते हैं और सहपाठियों की चर्चा करते हैं, सहपाठियों की चर्चा करते हैं। हाँ, यदि तीन लोगों में बात होती है तो अंगूठी में नग की तरह होता है, अंगूठी में नग, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। और चार लोग करते हैं तो केवल औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता होती है। और चार से अधिक होती हैं तो राम रमोवल होता है, जिसमें टाइम पास कहा जाता। सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे उत्तम तरीका, सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, स्वयं से वार्तालाप करना, स्वयं से वार्तालाप करना, यह है सबसे अच्छा तरीका लिखने का। अब जरूरी नहीं है तुम जोका तिली को, ऐसे मेन बातें भी आप लोगों को ध्यान में हैं तो आप सारांश में 100% मार्क्स आराम से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद कर सकता हूं। और बेटा कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना आप लोगों को, ठीक है। हाँ, आगे अब देखो, अभी पूरा चैप्टर बातचीत है, इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसका निचोड़ मैंने यहाँ पे रख दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ना होगा। इसे निचोड़ पढ़ देता हूं मैं। देखो, वाक शक्ति, बोलने की ताकत ईश्वर का एक अनोखा वरदान है। अगर बोलना न होता तो लेखक कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य को जो कई शक्तियां दी हैं उनमें वाक शक्ति, बोलने की ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमें यह शक्ति न होती तो पूरी सृष्टि गूंगी होती और हम सब किसी कोने में चुपचाप लुंज पुंज बैठे होते। लुंज पुंज कहते हैं वैसे ही बैठे रहते फालतू में, उसे कहते हैं लुंज पुंज, याद रखना, ठीक है। ये निचोड़ है पूरे चैप्टर का। भाषण, स्पीच बनाम अंतर बता चुका हूं। भाषण का उद्देश्य सुनने वालों में जोश जगाना, तालियां बटोरना होता है, जबकि घरेलू बातचीत का उद्देश्य बिना दिखावे की सहजता से दिल बहलाना और मन को हल्का करना होता है, बता चुका हूं। बातचीत का असली आनंद और महत्व, मन का मैल साफ होना, जैसे शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए बातचीत जरूरी है। मन के भीतर जो भी कष्ट, तनाव, मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है और चित्त हल्का हो जाता है। ध्यान रखना, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना तो मन के अंदर जो मवाद है, धुआं है, वो सब बाहर निकल जाता है और मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, अरे वाह यार मजा आ गया। इसलिए जैसे आज आपको मजा आ रहा होगा सेशन में। रॉबिन क्रूसो का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे, देखो लेखक ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो 16 साल तक केवल जानवरों के बीच में रहा। जब उसने पहली बार एक मनुष्य के मुंह से बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने नया जीवन पा लिया हो। इससे पता चलता है कि मनुष्य की बोली में कितना जादू है। रॉबिन क्रूसो का उदाहरण, 16 साल तक वह जानवरों के बीच में रहा, पहली बार उसने किसी मनुष्य के मुंह से कोई बात सुनी तो उसने सोचा कि मैंने नया जीवन प्राप्त
कर लिया है। वो कहता है मनुष्य की बोली में तो देखो कितना जादू है, याद रखना, ये भी एक अच्छा है। बेन जॉनसन का मत है, बता चुका हूं, वास्तविक साक्षात्कार, वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार पहचान होता है। जब तक इंसान चुप रहता है उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता। एक बात पता चल गई हमें, क्या, कि बातचीत से इंसान के गुण या दोष का पता चल जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, संख्या के आधार बातचीत के बदलते रूप। एडिसन का मत क्या है कि दो लोगों की बातचीत असली बातचीत है। प्रसिद्ध विद्वान एडिसन का मानना है कि असल बातचीत केवल दो लोगों में ही हो सकती है, तभी वे बिना किसी संकोच के एक दूसरे को अपना दिल खोल देते हैं। बात तो से दो लोग होंगे ना, वही आपस में बैठेंगे जो आपस में अपने दुख सुख की बातें कर सकते हैं, जो एक दूसरे की बातें कहीं शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है। तीन लोगों की बातचीत, जब तीन लोग होते हैं तो बातचीत में त्रिकोण बन जाता है और बातें उतनी व्यक्तिगत नहीं रह जाती। छह कानों में पड़ी बात अक्सर बाहर निकल जाती है। चार या अधिक लोगों की बातचीत, चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत में औपचारिकता, फॉर्मेलिटी आ जाती है। चार से अधिक लोगों की बातचीत को लेखक केवल राम रमोवल यानी कि केवल समय काटने की बात कही यानी कि कहते हैं, जैसे कि टाइम पास करना जिसे कहते हैं। ठीक है। अलग अलग उम्र और वर्ग की बातचीत का ढंग, यानी कि निबंध कला में अलग अलग लोगों की बातचीत का तरीका बताया गया। दो बूढ़ों की बातचीत में वे अक्सर बीते जमाने की तारीफ और आज के नौजवानों की शिकायत करते हैं। दो सहेलियों की बातचीत या सहेलियों की बातचीत में रस उमड़ जाता है, रस का समुद्र उमड़ जाता है जिसकी मिठास बहुत अधिक होती है। स्कूल के लड़कों की बातचीत, वो केवल शिक्षकों की बातचीत करते हैं, तारीफ करते हैं, शिकायत करते हैं, या फिर अपनी शैतानियों की योजना बनाते हैं या अपने सहपाठियों की चर्चा करते हैं। यूरोप के लोग, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन है, यूरोप के लोगों में बात करने की विशेष कला होती है जिसे वो आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहते हैं। इसमें ऐसी ऐसी चतुराई और मधुरता से बात की जाती है कि सुनने वाले को बहुत आनंद आ जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन याद रखना, यूरोप में प्रसिद्ध है और यहां लोग अपनी बात को इतनी चतुराई से, मधुरता से प्रकट करते हैं कि सामने वाले को आनंद आ जाता है, बड़ा मजा आ जाता है। उसे कहा जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप, स्वयं से बातचीत करना, अपने आप से बात करना। लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे बेहतरीन और अंतिम तरीका यह है कि हम खुद से भीतर ऐसी शक्ति पैदा करें जिससे अपने आप से बात आत्म संवाद कर सके। ठीक है, आत्म वार्ता, स्वयं से बातचीत करना चाहिए मन ही मन में। ऐसे सुबह से शाम तक क्या काम किया आपने, ऐसे मन ही मन बैठो कि हाँ आज मैंने ये काम किया, और अच्छे अच्छे कामों को अपनाओ और बुरे बुरे कामों को निकाल दो। ये होता है आत्मवार्तालाप। फिर सोचो कि मुझे कल क्या क्या करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, उसे कहते हैं स्वयं से बातें करना, स्वयं से वार्तालाप करना। क्रोध पर विजय, हमारी जीभ कतरनी की तरह चलती रहती है। यदि हम अवाक यानी मौन रहकर अपने मन की बात करना सीख लें तो हमें अपने गुस्से और बड़े से बड़े आंतरिक शत्रुओं पर आसानी से काबू पा सकते हैं। यही आत्म साधना और परमार्थ का सबसे अच्छा रास्ता है। कहने मतलब क्रोध पर विजय कैसे पा सकते हैं, ये बिना अड़ की जो जीभ है ना, लप 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 मारती रहती है, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, वही बात है, अच्छे से अच्छी विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। क्रोध से क्रोध व्यक्ति हो ना, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा तरीका बताया गया। बच्चों के लिए संदेश, यह पाठ हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सोच समझकर और मधुर बोलना चाहिए। मौन रहकर खुद को टटोलना और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए, उचित अवसर हो तभी बोलना चाहिए, वैसे नहीं। ये हो गया हमारा बातचीत। अब ये मूल चैप्टर आगे ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जितना निचोड़ करवाया है आपको और आपको सारांश बताया उससे मेरी तरफ से पूरा चैप्टर क्लियर है। और फिर भी आप पढ़ना चाहो तो ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट कहां मिलेगी आपको पता ही है, ऐप में, पता है ना सबको, कौटिल्य बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी आप लोग। वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ये पूरा चैप्टर आप लोगों के सामने हाजिर है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर पढ़ लेना एक बार। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी हो, ठीक है, हाँ फिर भी आप एक दो बार पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला सवाल, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अब इसका आंसर आप लोग जानते हैं,
वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, पूरी सृष्टि गूंगी होती, एक दूसरे से हम लोग दुख सुख की बातें नहीं कर सकते और एक कोने में लुंज पुंज ऐसे ही पड़े रहते। यही लिखा है और ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा इसमें, पढ़ लेना इसको। बातचीत के संबंध बेन जॉनसन एडिसन का क्या विचार है? बेन जॉनसन क्या कहते हैं? वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है बातचीत से। एडिसन क्या कहते हैं? असल में बातचीत दो व्यक्तियों में होती है जो अच्छे से अपने दिल को आमने सामने दुख सुख की बातें कर सकते हैं, खोल कर रख सकते हैं अपने दिल को। ये कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, वो सवाल हमेशा आता है एग्जाम में, अब की बार भी मैं यही कहूंगा, चाहूंगा कि भगवान से निवेदन है कि वो सवाल आए। आर्ट और कन्वर्जेशन क्या है? एक बोलने की कला है जो यूरोप में प्रसिद्ध है। यूरोप में लोग अपनी बात को बड़ी चतुराई और मधुरता के साथ प्रकट करते हैं, जिसमें सामने वाले को रस आ जाता है, आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है। ये होती है एक आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। मैंने लिख दिया है, फिर भी आप लोग कुछ देखो, मैंने इतना बड़ा इसलिए लिखा है इसको कि आप अपने मन से भी कुछ बातें लिख सको उसमें। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मनुष्य की उत्तम तरीका क्या होता है? आत्म वार्तालाप, स्वयं से बातचीत करना। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार रचना कर सकता है? मैंने कहा ना, आत्म वार्तालाप करना और फिर स्वयं की एक योजना बनाना दिमाग में, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते रहना। ये नवीन संसार की रचना कर सकता है। आत्म वार्तालाप, बस व्यक्ति की स्वयं से बातचीत करना ही होता है। और एक जीभ पर कंट्रोल, जिह्वा पर कंट्रोल होना चाहिए, वश में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो, राम रमोल क्या है? राम रमोल क्या है? टाइम पास करना। चार से अधिक लोगों की बातचीत राम रमोल कही जाए, जैसे ट्रेन में आपस में बातचीत राम रमोल भी इन टाइम पास करना, समय काटने के लिए बातचीत करना, उसे कहा। कितने लोग होते हैं? चार से अधिक लोग होते हैं राम रमोल, याद रखना इसको। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा? बता सकते इसका आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गलती मत कर देना, याद रखना इसका आंसर। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू प्रकट नहीं होता? ये बताओ, जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तो हम पता कर सकते हैं उसमें अच्छाइयां क्या है, बुराइयां क्या है? नहीं पता कर सकते। बातचीत करेगा तभी तो पता सकते हैं कि इसमें कौन से गुण और कौन से दोष हैं। याद रखना, गुण और दोष। किस युग के रचनाकार हैं भट्ट साहब? भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। बातचीत निबंध का सारांश लिखिए, आप लिखोगे अपने आप। कैसे लिखोगे? बातचीत निबंध बालकृष्ण यानी भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठतम लेखक, ऐसे लिखो, जोड़ो अपने मन से। भारतेंदु युग के सबसे वरिष्ठतम लेखक बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध बातचीत में मुख्य रूप से वाक शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला, वाक शक्ति का महत्व। यदि वाक ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण वाक शक्ति है, बोलने की ताकत है। यदि हमें ईश्वर यह वाक शक्ति नहीं देता तो हम एक कोने में पड़े रहते, लुज पुंज की तरह फालतू में, और अपने दुख सुख को प्रकट नहीं कर सकते थे। बातचीत बनाम भाषण, याद रखो इन चीजों को। वर्गानुसार बातचीत, बातचीत के लाभ, विद्वानों के मत, सबसे उत्तम तरीका, याद रखना इन चीजों को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ? इलाहाबाद में। कब हुआ? 23 जून 1844, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निधन कब होता है? 20 जुलाई 1914, याद रखना। एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1867 में। कहां? प्रयाग मिशन स्कूल, याद रखना। कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, गोदान मुंशी प्रेमचंद, नूतन ब्रह्मचारी। और याद रखो, रहस्य कथा, सो अजान एक सुजान, तीनों उपन्यास याद रखो जो महत्वपूर्ण है। बुक में बहुत सारे, मैंने हटा दिया है सबको, बस इतना ही ध्यान रखो तुम। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और सो अजान एक सुजान। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है? मवाद और धुआं, याद रखना। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। यह कथन किसका है? एडिसन का, याद रखना। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है भाई? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत साहित्य की विधा है, निबंध है, सीधी सी बात है।
भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। कब किया? 1877 में। किन की प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। हिंदी वर्धनी सभा की ओर से प्रकाशित होती है ये पत्रिका, और 33 सालों तक इसे चालू रखा, मतलब बंद नहीं किया। शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किससे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? बालकृष्ण भट्ट। अब देखो कितने सीधे सीधे सवाल, ये सीधे पता कब बनते हैं? जब अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? स्वयं से बातचीत करना, अपने से बातचीत करना, विद्वता बात करना, समूह से बात, अपने आप से बातचीत करना, अपने से बातचीत करना, एक ही बात है। अपने आप लिख दो या अपने से बातचीत करना। वैसे आंसर मैंने यहां पे लिख दिया नेक्स्ट स्लाइड पे। संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? जिज्ञासा, तर्क, विचार। विचार ही है ना, आज सॉरी आत्मीयता है भाई, देखो मेरा गलत हो गया। संवाद में महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। याद रखना बेटा इसको, आत्मीयता संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म कब हुआ? बता चुका हूं, 23 जून, सॉरी ये रहा, 23 जून 1844। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बेन जॉनसन। याद है ना, वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, यही नहीं है, ये तीनों, अरे भाई नहीं है, रुको रुको रुको, देखो 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 देखो, परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास। देखो ये सद्भाव का भाव भी है इनका। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है, पहला उपन्यास है बेटा, याद रखना इसको। रोबिन क्रूसो ने 16 वर्षों के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? मनुष्य, मार्क्स, स्टील, फ्राइडे। फ्राइडे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, साक्षात। बातचीत के बालकृष्ण भट्ट क्या? बातचीत की शैली या संवाद की शैली? बातचीत की शैली। याद रखना इसको भाई, ये सवाल मैंने रख दिया है, आपको ध्यान रखना बस। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877। 33 वर्षों तक निकालते रहे, ध्यान रखना। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। याद रखना, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है। ये हो गया आपका चैप्टर। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसको पूरे चैप्टर को एक समरी में समझा देता हूं। देखो, बातचीत अच्छे से समझना। बातचीत क्या है? निबंध। क्या है बेटा? निबंध। लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। ऐसे नोट्स ऐसे बनाते हैं, देखो किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि। भारतेंदु युग, जिसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग के वरिष्ठतम, याद रखना इसको, वरिष्ठतम लेखक। अब हम लोग और बात करें कि भारतेंदु युग के और लेखक कौन कौन थे। देखो पूछा जा सकता है, सवाल आ सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। बस काफी है आप लोगों के लिए। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक एक पॉइंट में लिखेंगे हम लोग आगे। अब बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में बात करें। जन्म कब हुआ? 23 जून। कब होता है? 1844। कहां होता है? इलाहाबाद यूपी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऐसे ही समझ में आएगा। निधन कब होता है? 20 जुलाई, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में निधन हो जाता है। माता का नाम क्या था बेटा जी? पार्वती देवी, पार्वती देवी। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट।
देखो मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे आपको याद करना पड़ेगा। बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे बेटा जी? एक व्यापारी थे। संस्कृत से अध्ययन शुरू किया था, लेकिन 1867 में ईस्वी में प्रयाग, याद रखना, प्रयाग की एक स्कूल थी, मिशन स्कूल, मिशन स्कूल, वहां से क्या पास किया? एंट्रेंस परीक्षा पास की या परीक्षा दी। अब सभी सन यही है कि याद कर लो, ये सन एक साथ याद हो जाएंगे। 1867 हो गया। उसके बाद में 1881 में क्या किया था? वेदों की समीक्षा की थी, युक्तिपूर्ण समीक्षा, आलोचना जिसे कहते हैं। 1886 में क्या किया बेटा जी? याद करो, याद करो, संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला श्री निवास दास, लाला श्री निवास दास। याद हो जाएगा, इतना काफी है आप लोगों के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया क्लियर यहां तक। अब इनकी कुछ रचनाएं याद रखो। उपन्यास कौन कौन से थे? एक तो रहस्य कथा, रहस्य कथा, एक नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, एक सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान। याद हो गया बेटा जी? बताओ जल्दी से, कमेंट करते रहो। सो अजान एक सुजान, ठीक है। उसके बाद नाटक याद रखो। नाटक कौन कौन से थे? यहां लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है तो यहां लिख देता हूं नाटक। एक तो याद रखना जो बार बार एग्जाम में आता है, बाल विवाह, एक शिक्षादान, शिक्षादान, एक रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, एक नल दमयंती, कीर्तार्जुनियम वो तो छोड़ देना, नल दमयंती, ठीक है। और बस, ठीक है। एक प्रहसन याद रखना, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, ये प्रहसन है जो नाटक का एक भेद होता, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। अब ये सब चीजें हमें कहां प्राप्त होती हैं? तो आप कहेंगे भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला में, भट्ट निबंध माला में। कितने भागों में? 2 भागों में। क्लियर है यहां तक? उम्मीद कर सकता हूं। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से, हिंदी वर्धनी सभा की ओर से 1877 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका, एक मासिक पत्रिका, एक मासिक पत्रिका जिसका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का क्या किया? संपादन किया, जिसे 33 वर्षों तक लगातार इसमें आधे अधूरे पूरे निबंध छापते रहते। अब ये जो निबंध लिखा था इन्होंने, ये समसामयिक समस्याओं में, स्त्री शिक्षा, किसानों की दुर्व्यवस्था, सुशिक्षितों के परिणाम या इनकी समस्याओं का समाधान, इन सब के बारे में आप लोग याद रख लेना। अब एक चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा? एडिशन एवं और स्टील की संज्ञा दी, एडिशन और स्टील कहा। एक बात ध्यान रखना, बाल कृष्ण भट्ट जी ने साहित्य को क्या कहा था? साहित्य के बारे में बताओ। हिंदी साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, जनसमूह के हृदय का विकास या चित्त का विकास, जनसमूह के चित्त का विकास, चित्त का विकास। बस, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहां तक? उम्मीद कर लूं इतना तो बेटा कर सकता हूं ना? अब आगे देखिए, अब हमारा पास आता है जो चैप्टर है हमारा बातचीत।
इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान सुनना। बातचीत में सबसे पहला सारांश, वो आप पॉइंट बना ही देना, ठीक है। वाक शक्ति का महत्व ये आप बना देना, मैं वैसे समझा दूं। बातचीत से क्या होता है, व्यक्ति का मवाद और धुआं धुआं निकल जाता है, व्यक्ति के गुण व दोष के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे बहुत सारा वर्गीकरण बताया गया बातचीत के बारे में, कि एक तो यहाँ पे भाषण के बारे में याद रखो, एक यहाँ पे बातचीत के बारे में याद रखो। बातचीत के बारे में, भाषण तो क्या होता है, स्पीच, इसमें केवल उद्देश्य क्या होता है इसका, कि एक तो सामने वाले व्यक्ति में जोश जगाना और दूसरा तालियां बटोरना, ये तो इसका उद्देश्य होता है भाषण का। और बातचीत में क्या होता है कि मतलब चित्त प्रसन्न हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दुख सुख की बातें कर सकते हैं, दुख सुख की बातें कर सकते हैं। ये तो इनमें अंतर याद रखना। दूसरी बात, बातचीत का भी इन्होंने वर्गीकरण कर दिया। इन्होंने कहा कि बुढ़े जो होते हैं वो बातचीत करते हैं ना, तो पुराने समय की तो प्रशंसा करते हैं, पुराने समय की तो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पुराने समय की तो क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और इस समय की क्या करते हैं, वर्तमान समय की क्या करते हैं, बुराई, वर्तमान समय की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। फिर एक इसमें बताया गया कि जो सहेलियां होती हैं आपस में जो बातें करती हैं, वो क्या करती हैं, उसमें रस का समुद्र उमड़ जाता है, रस आ जाता है, आनंद आता है। विद्यार्थी की हम लोग बात करें यहां पर, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, क्या तो गुरुओं की शिकायत या उनके बारे में बातचीत करते हैं, सहपाठियों के बारे में बात करते हैं, या अपनी आगे की योजना कुछ बना लेते हैं, शैतानियों की, ऐसी इस प्रकार से योजनाएं बनाते रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कथन भी याद रखना है आप लोगों को। कथन में क्या याद रखोगे, एक तो एडिशन का याद रखना जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि असल में जो बातचीत होती है ना, वो दो व्यक्तियों में होती है, दो व्यक्तियों में होती है असल में जो बातचीत होती है, जिसमें दुख सुख आराम से अपना बता सकते हैं। एक याद रखना, बेन जॉनसन का याद रखना। बेन जॉनसन ने क्या कहा कि बातचीत से है ना, मनुष्य के वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है, वास्तविक रूप का साक्षात्कार होता है, यह ध्यान रखना है। एक रोबिन क्रूसो के बारे में याद रखना, रोबिन क्रूसो, उनके बारे में क्या याद रखोगे, 16 साल तक जानवरों के बीच रहे, उसके बाद किसी मनुष्य के मुंह से कुछ बात सुनी तो उन्होंने एक नया जीवन प्राप्त कर लिया था। क्राइसो या था ना, आया था वो, एक बार नाम देख लेना उसको, रूसो क्राइसो क्या था, वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें हम लोग बात करें कि सबसे उत्तम तरीका क्या होता है, सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप, यानी स्वयं से बातचीत करना, आत्म वार्तालाप। एक और इसमें बात बताई गई है, यदि तीन व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो अंगूठी में नग की तरह बात मानी जाती है, कि महत्वपूर्ण मान लो हम लोग अंगूठी में नग है, ठीक है। और चार लोग बात करते हैं तो उसे फॉर्मेलिटी, औपचारिकता हो जाती है, औपचारिकता हो जाती है, ठीक है। और यदि चार से अधिक होते हैं, चार से अधिक लोग होते हैं बात करने के लिए, तो उसे टाइम पास कहा जाता है, जिसे राम रमोवल कहा गया है, राम रमोवल कहा गया है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। और चर्चा करें इस चैप्टर के बारे में, तो और तो क्या आया था इसमें, और कुछ देख लेना भाई। मैंने जितना हो सकता था उतने अच्छे से समझाया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन ये याद रखना, जो कहां प्रसिद्ध है, यूरोप में। ये क्या है, यहां के लोगों में बातचीत करने की, अपनी बात को कहने की, या अपनी बात बड़ी चतुराई और मधुरता से कहते हैं, मधुरता से कहते हैं, जिससे सामने वाले को आनंद आ जाता है, मजा आ जाता है, रस आ जाता है। जो प्रसिद्ध है आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन, कहां का, यूरोप का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और
गुण और दोष तो व्यक्ति के बारे में पता चलता है बातचीत करने से, और मवाद और धुआं निकल ही जाता है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। अब देखो, अब आपने जो भी पढ़ा उसको मैंने आपके सामने की बात है, बिना देखे लिखा है ना। एक याद रखना, ये भी याद रखना, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, ये अब मैंने आप लोगों को समझा दिया है, कोशिश की है। और होमवर्क आपको मैं यही दूंगा कि देखो, एक तो लेखक के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेरा होमवर्क है। रचनाएं याद रखना, ठीक है। और कुछ सन है ना, 1867, 1877, 1881, 1886, 1844, 1914, वो याद रख लेना। देखो मैं सारे लिख देता हूं, 1844, 1914 एंट्रेंस परीक्षा, वेदों की चर्चा, और 1886 संयोगिता स्वयंवर। इसके अलावा शायद कोई और बची नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बात करें तो यहाँ पे एक तो सारांश महत्वपूर्ण रहता है, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट मेरे रखना, अपने उस बातों को अपने अनुसार लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा क्या, निचोड़, पूरे पाठ का निचोड़ जो है बस उसको पढ़ लेना। उसके बाद एक बार मेरे कहने से मूल पाठ को भी रीड कर लेना बस। ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना है, जिससे मैं नेक्स्ट चैप्टर और भी अच्छे से आप लोगों के लिए तैयार करके ला सकूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक बना रहा था उसमें तो कोई डाउट नहीं है, और जो बीच बीच में बातें कर रहा था, राम रमोवल कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, किसी से बातें करने की कोशिश कर रहा था, तो बेटा उसके लिए तो मैं कहूंगा भाई प्लीज पढ़ ले, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं हमेशा कहता हूं शिक्षा वो हथियार है जो प्रत्येक मसले को सुलझा सकता है, प्रत्येक हालात को बदल सकता है, प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकता है। आप जो चाहते हैं वो आपको बना सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई बोझ नहीं है यार, ये तो भविष्य की तैयारी होती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।